तो अब हम लोग कैपेसिटर से थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग चार्ज तो जा ही रहा है कैपेसिटर तक, ये बात करते हैं। लेकिन चार्ज जो जा रहा है पर सेकंड जाएगा, 8 सेकंड में कितना चार्ज आएगा, तो उसको एक नए नाम से हम कहेंगे, उसे हम करंट बोलते हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो एक दो नई चीजें सीखनी है आप लोगों ने। करंट के बारे में थोड़ी बहुत समझ होती है सभी की। आप एटॉमिक लेवल पे सोचिएगा कि होता क्या होगा अगर कोई, मान लीजिए मेटल पीस है, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वजह से वो कंडक्टर बनता है, ये हमें पता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री बना, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, तो जो मेटल आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद पॉजिटिव हो गया होगा, और वो बहुत भारी होगा इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। ये बातें मैंने पहले भी कई बार समझाई है कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले जो बचा हुआ आयन होगा पॉजिटिव, वो बहुत ज्यादा भारी होगा। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, तो फिर ये टकराएंगे इन आयन्स के साथ, और इनकी टक्कर से ज्यादा कुछ होना नहीं है। आयन्स को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हर बार बदल जाएगी। इतने भारी भरकम टक्कर होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। इसके अलावा हमने जो पहले पढ़ा हुआ है कि ये जो कोलिजन होते हैं ये प्योरली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं, कोई बताना चाहेंगे? सर ये जब कोलाइड करते तो इनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। वेरी गुड। तो वह डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हर बार। दूसरी बात ये भी डिपेंडेंट है कि ये जो मेटल है इसका अपना टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए T केल्विन पर कोई मेटल पीस, आप ऐसे समझिए कि जाड़ों के दिनों में आपके घर के बाहर बहुत ही ठंडा रहता है कोई मेटल का पीस, और गर्मियों में दोपहर में बहुत गर्म रहता है, टेम्परेचर बहुत हो जा रहा है। तो सराउंडिंग से ही बिना कोई खास प्रयास किए मेटल के पीस का टेम्परेचर आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि बड़ा अंतर आ जा रहा है। जाड़ों में उसमें हाथ लगाने में डर लगता है, वो इतना ठंडा होता है। तो गर्मियों में भी हाथ लगाने में डर लगता है, वो इतना गर्म होता है। तो इस दौरान होता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो और ज्यादा तेजी से मूव करेगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा होता ही होगा। अब बात यह है कि जो पॉजिटिव आयन है उनका भी तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा होगा दोपहर की धूप में। उनका क्या होता होगा, तो वो अपनी मेन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेशन करते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। इसीलिए मैंने मेन पोजीशन के दाएं बाएं बोला। उनके वाइब्रेशन से जो कोलिजन है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो रुके हुए थे। मैंने आप लोगों को कहा भी, एक बार पहले भी समझाया था थर्मोडायनेमिक्स में, कि सपोज एक फील्ड में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और आपसे बीच बीच में हल्का हल्का गैप है, आपसे लाइन गैप से होते हुए दौड़ते हुए जाना है। अब क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं तो आपके लिए प्रेडिक्टेबल है कि गैप यहाँ पर है, गैप वहां पर है, कूदते फांदते आप निकल गए। अब ये सोचिए अगर वो बच्चे भी मूव करना शुरू करें,
अब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब अगर आप सोच समझ के नहीं जाएंगे तो अभी जहां पर गैप दिख रहा है, जब तक आपने वहां जंप मारे तब तक कोई बच्चा आ गया वहां पर। अब आप तो मनुष्य हो, आप ये भी सोच रहे हो, अवॉइड करने ही सोच रहे हो कोलिजन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इससे मतलब नहीं है, तो वो जंप करते रहेंगे। तो होता क्या है कि अगर पॉजिटिव आयन भी रैंडमली अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं तो कोलिजन की संख्या बढ़ने लगती है। तो उससे एक कंसेप्ट आएगा कि इनको फ्री पाथ कितना मिल रहा है, क्या मीन फ्री पाथ बढ़ रहा है या घट रहा है। इन मुद्दों पे बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक कंसेप्ट, आज हम करंट डेंसिटी के बारे में, क्या होती है करंट डेंसिटी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं इस मेटल पीस के दोनों तरफ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जो पॉजिटिव चार्ज आयन है उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, और जो नेगेटिव चार्ज है जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब ये एक डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, इन पर ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा। तो ड्रिफ्टिंग क्या होती है और ड्रिफ्टिंग कितनी होती है, दो चीजें हम कैलकुलेट। तो आप लोगों ने ये चैप्टर क्लास में पढ़ लिया है? नो सर। यस सर। अच्छा, मानवेंद्र आपके यहाँ नहीं हुआ अभी? सर भी चल रहा है, स्टार्टिंग ही हो रही। अच्छा, ठीक हो। तो ये चीजें मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को डिफाइन करते हैं, तो मैं नीचे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट। मान लेते हैं कि कभी इस सरफेस से राइट साइड से लेफ्ट तक, मान लेते हैं, अभी रफ में समझा रहा हूँ, डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है डेल्टा टी टाइम में। तो 1 सेकेंड में कितना होगा यूनिट टाइम में, ठीक है। तो लिखिए, इफ a charge delta q crosses an area in time delta t, तो फिर इससे क्या होगा, हम एवरेज करंट निकाल सकते हैं। वी डिफाइन एवरेज करंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, एवरेज करंट या एवरेज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एरिया इस टाइम में, जो हमने अभी किया ड्यूरिंग दिस टाइम। तो एवरेज को हमेशा ऐसे भी लिखते हैं कई बार, बार किसी संख्या का। आप लोग वहां पढ़ते थे एक्स बार यस सर। मीन के लिए, तो आई बार, तो आई बार कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अगर किसी सरफेस से, मतलब वायर होगा, तो कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है हमारे, तो ये सरफेस है, यहाँ से डेल्टा क्यू चार्ज पास होता है डेल्टा टी टाइम में। तो जो आई बार है
जितना चार्ज पास हो रहा है यूनिट टाइम में, तो आपने ये लगा दिया। ठीक है। न्यूटन वास्तव में महान थे। न्यूटन ने इस पे फोकस किया कि डेल्टा टी जितना कम हो सकता है इसको कम करना है। डेल्टा टी को कम करने की जब कोशिश की तो लिमिट लगानी पड़ी, क्योंकि डेल्टा टी जितना कम हो सकता है टेंडिंग टू जीरो, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो ये इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगी ना किसी समय पर। आपको यस याद, सर। इंस्टेंटेनियस करंट कैन बी डिफाइंड करंट इन जनरल आई से होगा, तो फिर ये इसी फॉर्मूले में जो डेल्टा टी है अगर वो जीरो हो जाए तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो अब हम इसे क्या लिख देंगे, डी क्यू बाई डी। तो करंट का फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। करंट कैसे डिफाइन करेंगे, करंट और एवरेज करंट में यही अंतर है, यही आप मैकेनिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। जब आप लोग मैकेनिक्स में शुरुआत में पढ़ते थे, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, किसी टाइम इंटरवल में जब आप काम कर रहे हैं तो एवरेज, और अगर वो टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो है तो वो टाइम इंटरवल कहाँ हुआ, किसी एक पर्टिकुलर समय पर हुआ ना। फिर सोचो, इंटरवल जीरो को जा रहा है तो बच्चों इंटरवल कहाँ हुआ, 8 पॉइंट बचेगा ना। जो भाई यस मैथ, सर। मैथ्स के हिसाब से ऐसे समझो ये इंटरवल है। अब इसकी लेंथ ऑफ दिस इंटरवल नॉर्मली क्या हुई, बी माइनस ए। अगर मैं ये कहता हूं कि लेंथ ऑफ दिस इंटरवल टेंड्स टू जीरो, तो बी माइनस ए टेंड्स टू जीरो। तो इंटरवल की लेंथ जीरो को कब जारी होगी, जब इंटरवल में 80 पॉइंट होगा ना। यस सर। 8 पॉइंट को इंटरवल में बड़ा मजेदार है बच्चों, ऐसे लिखते हैं देखो मैथ्स में। इसका मतलब ये सिंगलटन है, ये मैथमेटिकल है। जब किसी में 80 पॉइंट हो, सिंगलटन सेट है, तो उसको क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए भी लिख सकते हो, क्योंकि अब इस इंटरवल की लेंथ क्या हुई, ए माइनस ए क्या हो जाएगी। इंटरवल की लेंथ जीरो हो गई ना, यस। तो इसका मतलब इसमें केवल 80 पॉइंट है। टाइम इंटरवल अगर जीरो को जा रहा है तो समझिए तो क्या हो रहा होगा, टाइम इंटरवल जीरो को जा रहा है तो इसका मतलब उसमें किसी एक ही समय की बात हो रही है ये, तो वो करंट के लिए इसीलिए डी क्यू बाई डी टी की बात हो रही है। क्या ये क्लियर हो गई। हाँ सर। तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैलकुलस की डेफिनेशन में डी क्यू बाई डी टी कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज पर सेकेंड, कितना ट्रांसफर हो रहा है, किस दर से चार्ज पास हो रहा है, दैट इज करंट। दैट इज, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, rate of transfer of charge is called current। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज a scalar quantity। करंट क्या होती है, बिकॉज मैं आपसे, आप लोगों से जानना चाहता हूँ
कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होती होगी, आप लोग बताएंगे कोई? सर क्योंकि अगर दो करंट्स मीट करते हैं तो हम उन्हें अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ना कि वेक्टर लॉ से। वेक्टर लॉ से क्यों नहीं ऐड कर सकते? सर क्योंकि दो करंट्स कभी भी मीट करते हैं तो डिपेंड नहीं करता कि उनके बीच का एंगल कितना है, वो डायरेक्टली हम सीधे अलजेब्रिक सम लेते हैं। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इट डज नॉट फॉलो, क्योंकि नॉर्मली बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वाइवा में 12वीं में, फॉलो द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ लॉ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपने जवाब दे दिया, ठीक है ना भाई? वेक्टर्स यस सर। तो आप लोग ऐसे बात सोचते हैं जी, ऐसे जोड़ा जाए दूसरा वेक्टर, फिर ऐसे जोड़ा जाए, यहां से इस तरह से बात करते हैं। वायर के साथ करंट है, हम तो थोड़ा स्टाइलिश डायग्राम बनाते हैं। वायर का क्या, वायर कैसे भी मोड़ लो, ये क्या फर्क पड़ता है? वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से मोड़ सकते हो आप ऐसे। नो सर। तो वायर के साथ बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे दूसरा तार जोड़ दो। तो बच्चों जैसे हम लोग कैपेसिटर में बनाते हैं ना, बड़ा स्टाइलिश टाइप का डायग्राम, ये कैपेसिटर, ये बैटरी, इस तरह से। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो आइडियल सिचुएशन है। ज्यादा अच्छा सर्किट ये बनाते हैं हम, ये कैपेसिटर है, तार ऐसे ऐसे उलझ के आया, यहाँ बैटरी जोड़ दी, तो हकीकत के जर्जन नजीक होते हैं कि हाँ लैब में तो ऐसा ही कुछ होता है। लैब में हम ये वाला ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलता हमें ये लेफ्ट वाला है, क्योंकि तार तो रैंडमली है। तो ये स्क्वायर शेप में जो बनाते हैं ये स्टाइलिश दिखता है, हकीकत में नजदीक, हकीकत के नजदीक थोड़ी है। तार इतने स्क्वायर फ्रेम में कहाँ होते हैं? घरों में तार लगाओ कैसे बिखरे होते हैं। अरे तुम्हारे लैपटॉप, घर में चार्जर, कई चीजें तार जुड़े होते हैं ना बच्चों, कितने उलझते हैं सब। हाँ सर। कई बार लंबा सा तार हो जाता है, मोड़ माड़ के रखते हैं हम लोग। तो करंट वेक्टर के तौर पर तो नहीं हो सकती ना। एक तो ये सीखा, और दूसरा ये भी सीखा कि जितना स्टाइलिश डायग्राम हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बनाते हैं, ऐसा कहाँ होता है यार आइडियली। भाई ये स्क्वायर शेप में क्यों बनाया? तार ऐसा ही स्क्वायर शेप में होना कैसे जरूरी, और क्यों होगा? सोचो, डायग्राम थोड़ा सिस्टमेटिक और अच्छा लगे बस, उसका हकीकत से कोई रिश्ता नहीं। तार उलझे हुए मुड़े तुड़े ऐसे ही रहते हैं। ये बात मुझे समझने में वक्त लगी, पता नहीं आप लोगों को हो सकता है पहले से पता हो। मैं सोचता था जैसा डायग्राम बना हुआ है वैसा ही होता हो। यहां तक क्लियर है? यस यस सर। सर। तो यार हम लोग देखो, मैंने इतना करंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। मैंने बताया कि करंट क्या होता है, चार्ज के पास होने की दर, टाइम इंटरवल में बताया, एवरेज करंट, फिर इंस्टेंटेनियस करंट। करंट के बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं, डेफिनेशन इतनी पर्याप्त है। अब हम दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, हेडिंग डालिएगा करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होती है पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। देखिए प्लीज, हम दो डायग्राम बनाएंगे। पहला ये, मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ये हमारे पास, और एक सरफेस लेते हैं जो इससे परपेंडिकुलर है, करंट जो पास हो रही है उससे
परपेंडिकुलर, ये सरफेस हो गई, ये सरफेस को हम डेल्टा एस नाम दे देंगे, डेल्टा एस। और ये चार्ज पास हो रहा भाई, डेल्टा क्यू, चार्ज पास हो रहा है इस सरफेस से। तो कोई सरफेस है, कौन सी सरफेस ली हमने, चार्ज जहां से पास हो रहा है उससे परपेंडिकुलर। तो नॉर्मली दिमाग में पिक्चर ऐसे सोचिए, क्योंकि वायर तो कुछ ऐसा होगा, तो आप ये वाली सरफेस सोच सकते हैं, जो नॉर्मली करंट इससे परपेंडिकुलर होती है नॉर्मली। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये तो अब हम इस बात को पहले समझाते हैं। लेट अस टेक a surface delta s. Let us take a surface delta s on the metal conductor, on the conductor at a point, किसी एक पॉइंट की बात हो रही है इसमें सर, एट अ पॉइंट। ध्यान से देखिए, शब्दों पे गौर करिए। मैंने कोई सरफेस ली और वो किसी पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर सरफेस ले ली, और सरफेस कैसी है, सर्कुलर, नहीं नहीं, सरफेस इज, परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। हाँ, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। परपेंडिकुलर होने पे फोकस है मेरा, ठीक है, मैंने ऐसे ले ली। देन एवरेज करंट डेंसिटी इज, देन द एवरेज करंट डेंसिटी इज, इसको हम जे बार से दिखाएंगे, एवरेज डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। डेंसिटी है तो कितने एरिया से जाएगी वाली बात हो रही है ना, डेंसिटी का सेंस ही यही होता है। तो जे बार इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, ठीक हो गया। अगर मैं इसमें डेल्टा एस को छोटा करते जाऊं इतना छोटा डेल्टा एस जितना पॉसिबल है, तो एवरेज हट जाएगा, फिर केवल करंट डेंसिटी रहेगी। Yes. करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी is j equal to limit delta s tends to 0 delta I upon delta s। तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, डी आई अपॉन डी एस। तो इसकी वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है। लिख लेते हैं यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ current density at point P is same as that of current.
अच्छा, मजेदार बात यह है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पर जब आप करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं बच्चों, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों कह रहे होंगे हम? करंट को तो हमने स्केलर क्वांटिटी बोला था, और करंट डेंसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। क्या ये बता सकते हैं आपको, या मैं एक्सप्लेन करूं? किसी एक पॉइंट पर जब आप सरफेस ड्रॉ करेंगे, छोटी सी, क्योंकि आप लिख रहे हैं कि डेल्टा एस टेंड्स टू 0, छोटी सी उस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन सोचिए बस, वो जे की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है? यस सर। क्योंकि ये तो हर अलग पॉइंट पर, आप समझ रहे हैं, करंट डेंसिटी अलग हो सकती है, क्योंकि सरफेस हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। नहीं, जैसे ऐसे समझिए, मैंने तार लिया, तार ऐसा मुड़ा हुआ है, ये अब मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया, एक पॉइंट डी ले लिया, तो आपको क्या लगता है, हर पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन अलग आएगी या नहीं? यस सरफेस की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी ना, तो हर पॉइंट पे करंट की अलग डायरेक्शन, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। आप करंट की डायरेक्शन जब बात करते हैं, तो नॉर्मली आपका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ को हो रहा है, उसके अपोजिट। इस पूरे में करंट की डायरेक्शन एक ही चल रही होगी ना? हाँ सर। यस सर। करंट की डायरेक्शन एट हुई तो वो डायरेक्शन नहीं हुई, फिर वो तो केवल इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं, उसके अपोजिट बता रहे हैं आप। क्योंकि यार तार तो आप मोड़ रहे हैं, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग हो रही है। तो एक पॉइंट पे जब आप बात करते हैं, तो वो तो यूनिट डायरेक्शन होगी। तो करंट डेंसिटी क्या कैसी क्वांटिटी है? सब वेक्टर। वेक्टर वेक्टर। क्वांटिटी। क्योंकि करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट है, करंट एट अ करंट एक अलग चीज है। करंट चार्ज कितना पास हो रहा है, ये बस मेजरमेंट है। और तार आप कितना ही मोड़ मार लो, घर में आपने देख ही रहे होंगे, चार्जर से लेके कई लैपटॉप से लेके कई चीजों का तार मुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट की तो एक ही डायरेक्शन रहती है, कहते हैं ना आप उसमें। क्योंकि बच्चों अभी जो भी करंट की बात हो रही है, वो डायरेक्ट करंट की बात हो रही है। अभी हम एसी पे नहीं पहुंचे, ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारे जो चार्ज करंट की डायरेक्शन है, वो एक ही है। क्या मैं समझा पाया यहां तक? यस सर। हाँ, तो ये बहुत बारीक सा पॉइंट है, वाइवा में बार बार पूछा जाता है और बच्चे सेटिस्फाई नहीं कर पाते एग्जामिनर को। करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पर है, तो पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन होगी, क्या दिक्कत? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये ना लिखाऊं चलेगा? हाँ सर। अच्छा, अगर करंट यूनिफॉर्मली पास हो रही है, ये तो मैंने DI अपॉन DS लिखा, लिखिए, if a current I is uniformly distributed over a surface S, एंड ये भी मान लो कि करंट जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन आप J इक्वल टू I अपॉन S will let
सिंबल बदल भी सकते हैं ट्राई किताबों में। जे इक्वल टू एरिया को ए से दिखाते हैं तो आई अपॉन ए चल रहा होगा ट्राई किताबों में। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए, सब एक ही चीज है, पूरी कैलकुलस रिवाइज हो रही है, बस हो गया। अब लेकिन बच्चों कई बार ऐसा होता है कि देखिए तार ऐसा होता है, उससे सरफेस कटा हुआ है, ऐसा है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना, ये आप ये देखिए जो सरफेस है वो तिरछा है, डेल्टा एस। करंट के परपेंडिकुलर होने के लिए यहाँ पर सरफेस ऐसा होना चाहिए था ना कोई। अच्छा। तो दोनों का जो ये बीच का एंगल है, सपोज ये थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा। हम ऐसा मान लेते हैं। तो अब ये वाला जो होगा डेल्टा एस, इधर को कंपोनेंट लेंगे तो ये डेल्टा एस का क्रॉस थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। वो सरफेस एरिया डेल्टा एस था पहले वाला जो हाँ थे, सर। उसका प्रोजेक्शन, उसकी इमेज इधर को कंपोनेंट डेल्टा एस क्रॉस थीटा। डेल्टा एस क्रॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो करंट के परपेंडिकुलर है ना। जो डेल्टा एस है वो तो तिरछा था करंट के साथ, लेकिन डेल्टा एस क्रॉस थीटा करंट के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो रहा है नहीं? यस सर। हाँ, तो आप कौन सी सरफेस ले रहे थे अभी तक? सरफेस कौन सी ले रहे थे ये करंट डेंसिटी में? यहाँ देखिए ऊपर पर टिक कर रहा हूँ जहाँ सरफेस वो वाली जिससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट पास होती है। तो आप कौन सी लेनी हुई फिर? सर डेल्टा एस cos थीटा। हाँ, तो ये बात मैं लिख रहा हूँ, आपने इसे जरूर बनाइएगा। sometimes delta s is not perpendicular to current, then हम करंट या फिर उसमें we take its projection ऐसो, जैसा मैंने दिखा रखा डायग्राम में, हम उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। सो J इक्वल टू, इस समय बच्चों डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस टी जो क्या लिखना चाहिए फिर मुझे अब? डेल्टा एस cos थीटा। क्रॉस थीटा। हमेशा वो सरफेस लेंगे जो करंट के परपेंडिकुलर। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। और डेल्टा आई इक्वल टू जे डेल्टा एस क्रॉस थीटा। तो कई सवाल तो इससे भी होंगे, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा आई को जे डॉट डेल्टा एस, ये ठीक है। ए डॉट बी, ए बी क्रॉस थीटा होता था। हाँ सर। एक वेक्टर जे है, क्योंकि जे को वेक्टर कहा था ना आपने अभी। दूसरा वेक्टर डेल्टा एस है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? सर ए बी cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है? सर स्केलर। तो आप टीचर को यहां से भी कह सकते हैं, क्योंकि सर जे डॉट डी एस से जो करंट आएगी वो क्या होगी? स्केलर सर वो क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अगर एरिया फाइनाइट हो, एरिया इज फाइनाइट, किसका एरिया? सरफेस का। हाँ,
देन आप ये डेल्टा आई को आई लिख दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, जे डॉट ds लिख दो, सभी लिख सकते हो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट ds भी हो सकता है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। क्या ये सारी चीजें समझ में आई आपको? यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, करंट डेंसिटी का इश्यू ध्यान से देखिएगा। हमने सरफेस लिए और करंट डेंसिटी इट सरफेस परपेंडिकुलर टू चार्ज, तो हमने ये यूज किया, डेल्टा यूज किया, फिर अगर छोटा सा एरिया ले लिया तो डेल्टा ds लिख दिया उसको, और अगर सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका कंपोनेंट ले लिया। सारी चीजें यहीं तक आके कंप्लीट होती। तो ये पहला लेक्चर हो गया मेरा, जो आपको ये बता रहा है कि करंट और करंट डेंसिटी क्या है। क्या ये अच्छी तरह समझ में आ पाया आपको? यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। अभी ठीक 5:15 बजे हम फिर जुड़ते हैं। थैंक यू।